Hello friends, welcome to back my new YouTube channel Nursing Abhisa. So today I have discussed about epistaxis. तो देखते हैं आगे epistaxis होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं epistaxis का डेफिनेशन। epistaxis is a hemorrhage from the nose caused by ruptured distended vessels in the mucous membrane of the nose। जो हमारे नोज़ की mucous membrane होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स हो जाते हैं वो डिस्टेंडेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हो जाते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। डिस्टेंडेड मतलब होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स का स्वैलो हो जाना और उसका प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाना, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे मतलब जो नज़ल होता है उसमें क्या हो जाता है, हेमरेज हो जाता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द कॉमन साइट इज एंटीरियर सेप्टम वेयर 3 मेजर ब्लड इंटर द नज़ल कैविटी। ये कॉमन साइट, ये हमारे नज़र के कॉमन साइट में होता है, जैसे कि एंटीरियर सेप्टम हो गया। एंटीरियर सेप्टम में जो 3 मेजर ब्लड यानी कि रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट जो होते हैं वो एंटर करते हैं हमारे नज़ल कैविटी में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में हम लोग देखेंगे लोकल कॉज। लोकल कॉज में जैसे कि ट्रॉमा हो गया, अगर किसी प्रकार की इंजरी हो गई हमारी नोज़ में ट्रॉमा हो गया तो उसकी वजह से होने के चांसेस होते हैं। फिर फ्रैक्चर ऑफ द नज़ल कैविटी, अगर नज़ल कैविटी में फ्रैक्चर हो गया उसकी वजह से होने के चांसेस होते हैं। केमिकल इनहेलेशन जैसे बेंजीन वेपर्स होते हैं, अगर उन्हें इनहेल हम लोग करते हैं तो उसकी वजह से भी होने के चांसेस होते हैं। ड्राई क्लाइमेट्स जैसे कि लो रेनफॉल मतलब बहुत कम बारिश होना, और फिर जो प्लांट्स होते हैं उनका बहुत कम लगना, उसकी वजह से भी होते हैं। फिर ऑपरेटिव ट्रॉमा बोले तो जैसे कि किसी को ऑपरेशन हुआ उसके बाद उससे ट्रॉमा हो गया उसी जगह पर, उससे भी होने के चांसेस हो सकते हैं। देखते हैं इन्फेक्शन में आता है वेस्टुविलाइटिस। जो वेस्टुविलाइटिस होता है इसका मीन्स होता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द नज़ल वेस्टिब्यूल। जो हमारा नज़ल वेस्टिब्यूल होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना वेस्टुविलाइटिस कहते हैं, इसकी वजह से भी कॉज हो सकता है। फिर उसके बाद में अक्यूट रेनाइटिस। जो अक्यूट रेनाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज। हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो अक्यूट रेनाइटिस कहते हैं, इसकी वजह से भी कॉज होता है। फिर उसके बाद में एडिनोआइडाइटिस जो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द एडिनोइड टिश्यू। हमारा एडिनोइड टिश्यू होता है हमारी नोज में, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम लोग एडिनोआइडाइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से भी एपिस्टैक्सिस कॉज होता है। फिर उसके बाद में देखते हैं डिप्थेराइटिक रेनाइटिस। जो डिप्थेराइटिक रेनाइटिस होता है इसमें डिप्थीरिया के साइन सिम्टम्स शो होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन में, नज़ल के म्यूकस मेम्ब्रेन में। एट्रोफिक रेनाइटिस में क्या होता है, इसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाता है नज़ल के म्यूकस मेम्ब्रेन में। फिर फंगल इन्फेक्शन से होने के भी चांसेस हो सकते हैं। फिर ग्रेनुलोमैटस डिजीज से भी होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि लेप्रोसी। जो लेप्रोसी होता है ऑल्सो नोन एज हैंसन्स डिजीज़, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हैंसन्स डिजीज़ भी कहते हैं। और ये क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है जो कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रस से कॉज होता है, जो हमारे स्किन और नर्व और म्यूकस मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिफिलिस इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। जो सिफिलिस होता है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, जो कि कॉज्ड होता है किससे, ट्रैपोनोमा पैलिडम से कॉज होता है। फिर ट्यूबरक्लोसिस ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है जो कि माइकोबैक्टीरियम से कॉज होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिजियोलॉजिकल कंडीशन से कैसे कॉज होता है। पहला आता है एक्साइटमेंट। अगर ज़्यादा एक्साइटमेंट है पर्सन तो उससे भी होने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद में एक्सट्रीमिटीज़ हीट एंड कोल्ड। ज़्यादा अगर हीट या कोल्ड हो इन्वायरमेंट में तो उससे भी होने के चांसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सट्रीमी अल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर।
एक्सटर्मी अल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर का मतलब है चेंज ब्लड प्रेशर। जब एक्सटर्मी अल्ट्रेशन प्रेशर होता है जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर हो जाता है वो चेंज हो जाता है, उससे भी होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट होता है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल में हीमोफीलिया से होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर ट्रॉमा में जैसे मैलिग्नेंसी ऑफ द नोज एंड पैरानजल सिनसिस, मतलब मैलिग्नेंसी अगर कैंसरस सेल ट्यूमर्स में जैसे कैंसरस सेल अगर ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर हमारे नोज़ में, तो उससे भी होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देते हैं सिस्टमेटिक डिजीज़ और कॉज। सिस्टमेटिक डिजीज़ ऑफ कॉज में आता है पहला हम लोग का हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना हाइपरटेंशन होता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो सकता है। फिर उसके बाद में ब्लीडिंग डायस्थेसिस। ब्लीडिंग डायस्थेसिस मतलब क्या होता है? ब्लीडिंग डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली, मतलब ब्लीडिंग जो होती है वो प्रॉपरली क्लॉट ना होने की वजह से लगातार नोज से ब्लीडिंग होने की वजह से भी ये कॉज हो सकता है। फिर उसके बाद में ल्यूकेमिया यानी WBC का कैंसर सेल में अबनॉर्मलिटी से ग्रो होने लगता है, उस कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं, जिसकी वजह से भी एपिस्टैक्सिस हो सकते हैं। फिर उसके बाद में एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है? जो आरबीसी होता है वो क्या होता है? आरबीसी कम होने लगती है, मतलब आरबीसी का साइज जो होता है वो डिक्रीज होने की वजह से एनीमिया हो जाता है, जिसकी वजह से भी एपिस्टैक्सिस हो सकता है। फिर उसके बाद में यूरेमिया यानी यूरिन में ब्लड की आने की वजह से भी हो सकता है। फिर उसके बाद में सिरोसिस ऑफ लीवर। जो सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, ये इस कंडीशन जो हमारा लीवर होता है वो जब डैमेज हो जाता है, रैप्चर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है, और इसकी वजह से भी एपिस्टैक्सिस कॉज हो सकता है। विटामिन के डेफिशिएंसी की वजह से भी कॉज हो सकता है। फिर मिट्रल स्टेनोसिस, मतलब हमारा जो मिट्रल वॉल रहता है वो क्या होता है? उसमें नैरो होने लगता है, जिसकी वजह से भी कॉज हो सकता है। फिर नेक्स्ट है एक्सैंथेमेटस फीवर लाइक मलेशिया, मम्स एंड टाइफाइड, इसकी वजह से भी होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्मोनल कॉज। हार्मोनल कॉज में से जैसे प्यूबर्टी, अगर प्यूबर्टी एज में भी होने के चांसेस हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी में इन दोनों कंडीशन में क्या होता है? हार्मोनल चेंजेस होते हैं। फिर ग्रैनुलोमा ग्रेविड्रम में भी होने के, इसकी वजह से भी होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर उसके बाद में ड्रग जैसे कि एस्प्रिन या फिर फेनलब्यूटाजोन, इन दोनों मेडिसिन की वजह से भी होने की कॉजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में स्वेलिंग हो सकता है, उसके नोज़ में स्वेलिंग हो सकता है। फिर टेंडरनेस हो सकता है, एडिमा मतलब इन्फ्लामेशन हो सकता है। फिर उसके बाद में नोज़ में पेन भी होगा। फिर उसके बाद में रेडनेस भी, नोज़ है उसका रेड रहेगा। सडन ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़, उसके नोज़ से क्या होगा? सडनली ब्लीडिंग होने लगेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट का, फिर नेक्स्ट हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर ब्लड कल्चर करने के लिए हम लोग उसे लैबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजेंगे, उसका MRI उसके नोज़ का हम लोग MRI कराएंगे। फिर मैलिग्नेंसी बायोप्सी, मतलब जो उसका ल्यूकेमिया हो रहा था, उसका जो WBC बढ़ रहा था, उसमें जो अबनॉर्मलिटी सेल बढ़ रहे थे, उसके लिए हम लोग मैलिग्नेंसी बायोप्सी कराएंगे। फिर एक्सरे कराएंगे हम लोग सिनासाइटिस फ्रैक्चर एंड ट्यूमर्स, मतलब हम लोग एक्सरे कराएंगे ये देखने के लिए कि उसे सिनासाइटिस तो नहीं हुआ, या फिर फ्रैक्चर या फिर ट्यूमर तो नहीं हुआ कॉज हो रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे ब्लड यूरिया हम लोग टेस्ट कराएंगे, जिसमें हम लोग सीरम कैरेटिनिन का टेस्ट कराएंगे ब्लड से। फिर ब्लड शुगर का टेस्ट कराएंगे। फिर BC टेस्ट करेंगे, जिसमें हम लोग BT यानी बैसिलस थ्रोंजिनेसिस एंड PT यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट पे हम लोग देखेंगे इमरजेंसी मैनेजमेंट में हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे प्रोवाइड अपर राइट पोजीशन टू द पेशेंट
टू प्रमोट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इन द नजल म्यूकस मेम्ब्रेन, हम लोग पेशेंट को क्या करेंगे, अपराइट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसके जो नजल का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब उसे कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोवाइड करने कॉन्स्ट्रिक्टर वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपराइट पोजीशन देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, compress the soft outer portion of the nose against the midline septum for 5 to 10 minutes continuously, हम लोग क्या करेंगे, उसका जो नज़ल का जो सॉफ्ट आउटर पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, किसके अगेंस्ट, मिड लाइन सेप्टम के अगेंस्ट हम लोग क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे 5 to 10 मिनट्स कंटिन्यूसली हम लोग ये प्रोसेस करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, saturating a piece of cotton with a local vasoconstriction drug, example न्यूसाइनेफ्रिन, मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक कॉटन लेंगे जिस पे हम लोग क्या करेंगे, लोकल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ड्रग को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग उसके नोज में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। और ये क्या करता है, ये एक लोकल एनेस्थीसिया होता है जो कि क्या करता है, पेन से रिलीफ, पेन और डिस्कम्फर्ट से क्या करता है, रिलीफ दिलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, 4% जेली कैन पैक, 4% जेली कैन पैक जो होता है ये भी एक तरह का लोकल एनेस्थीसिया होता है जो क्या करता है, पेन और डिस्कम्फर्ट से रिलीफ दिलाता है। फिर नेक्स्ट है, अप्लाई आइस पैक ओवर बर्ड्स ऑफ द नोज़, हम लोग क्या करेंगे, आइस पैक का अप्लाई करेंगे क्योंकि जो उसका नोज़ रहेगा वो उस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा सा उठा हुआ ओवर बर्ड्स हो जाएगा, उसका नोज़ जो होता है वो उठ जाएगा इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो हम लोग क्या करेंगे, आइस पैक अप्लाई करेंगे। पॉइंट हम लोग देखेंगे, अप्लाई एडुकेट एफिनेफ्रिन इंसर्ट इन दी नोस्ट्रिल नियर ब्लीडिंग साइट एंड देन अप्लाई प्रेशर, हम लोग क्या करेंगे, एडिकेट मात्रा में हम लोग क्या करेंगे, एफिनेफ्रिन को इंसर्ट करेंगे उसके नोस्ट्रिल में जो नियर बाय ब्लीडिंग, जिस एरिया में क्या हो रहा होगा, ब्लीडिंग हो रहा होगा, जिस साइड पर ब्लीडिंग हो रहा होगा, एंड अप्लाई प्रेशर, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को अप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है फॉलिस कैथेटर, हम लोग फॉलिस कैथेटर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, जिसपे हम लोग सेडेटिव मेडिसिन देंगे। सेडेटिव मेडिसिन हम लोग उसके एंजाइटी को रिलीव करने के लिए और इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए और एनेस्थेटिक पर्पज़ के लिए हम लोग देते हैं। फिर एंटीबायोटिक हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए देंगे। विटामिन के की सप्लीमेंट देंगे। फिर उसके बाद में एडमिनिस्टर लोकल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे, लोकल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का एडमिनिस्टर करेंगे। फिर उसके बाद में नजल पैकिंग शुड बी रिमाइंड फॉर ए मिनिमम ऑफ 48 to 72 आवर्स, हम लोग 48 to 72 आवर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके नोज़ को पैक करके रखेंगे गॉज प्लेसेस, जिससे उसकी ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो सके। फिर कंट्रोल एपिस्टैटिस बाय कॉटराइजेशन ऑफ द ब्लीडिंग वेसल्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल और हीट का यूज़ करके क्या करते हैं, इसका कॉटराइजेशन का मतलब होता है केमिकल एंड हीट का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हैं। फिर नेक्स्ट है एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट टू अप्लाई टू हाफ इंच गॉजेस, हम लोग क्या करेंगे, उससे एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट का यूज़ करेंगे, हाफ इंच गॉज पीसेस पे अप्लाई करके उसके नॉस्ट्रिल में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग पहले देखेंगे प्रोवाइड फुट इन एलिवेशन पोजीशन, हम लोग क्या करेंगे, उसे फुट इन एलिवेटेड पोजीशन को प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है टू कीप दी पेशेंट क्वेट एंड कंफर्ट, उसे क्वेट एंड कंफर्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे उसके रेस्ट एंड स्लीप के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर by pinching the entire soft lower portion of the nose for 10 to 15 मिनट, हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसके पिंच करेंगे, उसका जो सॉफ्ट लोअर पोर्शन रहेगा नोज़ का, उसे हम लोग क्या करेंगे, पिंच करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग कितनी देर तक करे रहेंगे, 10 to 15 मिनट तक हम लोग उसे पिंच करके रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू दी हिज हर माउथ, मतलब कोई भी मैन या वुमेन रहेगी उसे हम लोग बोलेंगे कि वो
अगर ये कंडीशन हो रही है पेशेंट को तो हम लोग बोलेंगे कि वो अपने माउथ के थ्रू ब्रीथ ले। फिर मॉनिटर द पेशेंट क्लोजली फॉर एनी मैनिफेस्टेशन ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्लीडिंग फ्रॉम द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लग। हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि कोई मैनिफेस्टेशन तो नहीं हो रहा, पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रहा, उसके एयर ऑब्स्ट्रक्शन में कोई एयर ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा, उसे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या फिर उसे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लग, उसके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लग से देखेंगे ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, इंस्पेक्ट द ओरल कैविटी एंड द प्रेजेंस ऑफ ब्लड। हम लोग क्या करेंगे, ओरल कैविटी को इंस्पेक्ट करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे कि कहीं उसके ओरल कैविटी में ब्लड का प्रेजेंसेशन तो नहीं है। फिर सॉफ्ट पैलेट नेक्रोसिस, उसके सॉफ्ट पैलेट में नेक्रोसिस तो नहीं हुआ है, एंड प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द पोस्टीरियर प्लग। फिर देखेंगे उसका प्रॉपर प्लेसमेंट हुआ है या नहीं पोस्टीरियर प्लग। पॉइंट देखेंगे हम लोग, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स आर यूज टू प्रिवेंट टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। हम लोग प्रोफाइलेक्टिक्स एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से प्रिवेंट करने के लिए। यूज़ ऑफ ड्रिप पैड टू कलेक्ट ब्लडी ड्रेनेज एंड म्यूकस। ब्लडी ड्रेनेज एंड म्यूकस को कलेक्ट करने के लिए हम लोग ड्रिप पैड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को क्या हो सकता है, हेमरेज भी हो सकता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से हाइपोक्सिया हो सकता है, शॉक में जा सकता है पेशेंट, फिर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम भी पेशेंट को हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।